नमस्कार स्टूडेंट्स। आज अपने जो टॉपिक करने जा रहे हैं जूलॉजी के अंदर क्लास बीएससी पार्ट थर्ड ईयर, बीएससी यूनिट सेकंड ईयर का पार्ट 9 चल रहा है अपना। इसमें अपनी जो बुक ले रखी है उस बुक का नाम है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, जो एंडोक्राइनोलॉजी है उसके अंदर अपने जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा टॉपिक पे आपको लेकर आता हूँ। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमने सबसे पहले जो एंडोक्राइन ग्लैंड स्टार्ट की है उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसके बारे में अपने पढ़ रहे थे। और कल पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने शुरू किया तो थोड़ा आपको बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होती है जो कि सेलाट्रिसिका नामक गर्त में ब्रेन में पाई जाती है। महिलाओं में इसका आकार थोड़ा बड़ा होता है, पुरुषों में इसका आकार थोड़ा छोटा होता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड के दो भाग होते हैं। एक एडिनो हाइपोफाइसिस होता है, लगभग 70 से 80% बड़ा भाग होता है। और अगर एडिनो हाइपोफाइसिस या अगर पीयूष ग्रंथि वो 3 भाग में बंटी होती है। और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस या फर्स्ट पीयूष ग्रंथि होती है वो 20 से 30% भाग होता है और वो भी 3 भागों में बंटा होता है। ये बात मैंने आपको बता दी। अब कल हमने जो बात की थी ये की थी कि हाइपोथैलेमस किस प्रकार से पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करता है। तो इसके लिए आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीजिंग फैक्टर या इनहिबिटरी फैक्टर स्रावित होते हैं जो कि रक्त में आते हैं और रक्त में आकर के वो जो है एड्रेनो हाइपोफाइसिस का नियंत्रण करते हैं। जबकि न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है वो खुद ही हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स से बना हुआ भाग होता है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको बताया था कि एड्रेनो हाइपोफाइसिस जो होती है, इस एड्रेनो हाइपोफाइसिस की यदि हम बात करें तो एड्रेनो हाइपोफाइसिस जो है इसके अंदर क्या होता है कि कुछ विशेष प्रकार की स्राविकुला कोशिकाएं होती हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी कि स्राविकुला कोशिकाएं होती हैं। और ये स्राविकुला कोशिकाएं जो होती हैं वो यानी अगर हम बात करें इस तरह से डायग्राम में देखें हमने, ये अपनी एड्रेनो हाइपोफाइसिस है। तो यहाँ पर जो होती हैं इस प्रकार इस प्रकार एड्रेनो हाइपोफाइसिस के अंदर कुछ सिक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स होती हैं। यानी यूं कहें कि जो एड्रेनो हाइपोफाइसिस है वो पूर्णतया सिक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स का बना होता है। और ये जो सिक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स होती हैं ये जो है 2 प्रकार की होती है, क्रोमोफिल और क्रोमोफोब्स। तो जिनको अपने पढ़ेंगे आगे। तो ये क्या होता है कि सिक्रेटरी जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं ये हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग फैक्टर के प्रभाव में आकर के हार्मोन्स सिक्रेट करती हैं और उनको रक्त में हार्मोन्स सिंथेसिस करके उनको रक्त में सिक्रेट करती हैं ये सेल्स। जबकि जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है, ये एड्रेनो हाइपोफाइसिस है, जबकि न्यूरो हाइपोफाइसिस इस तरह से तंत्रिका कोशिकाओं के जो न्यूरॉन्स हैं, सिनेप्टिक बटन्स हैं, उसका बना होता है। तो यहाँ पर एपिथेलियल सेल्स नहीं पाई जाती है, एपिथेलियल सेल्स एड्रेनो हाइपोफाइसिस में ही पाई जाती है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो एड्रेनो हाइपोफाइसिस के अंदर पाई जाने वाली सिक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स हैं ये ग्रंथि की तरह व्यवहार करते हुए हार्मोन्स का निर्माण करती हैं। ये 2 तरह की होती हैं। एक तो होती है क्रोमोफिल्स और दूसरी होती है क्रोमोफोब्स। क्रोमोफिल्स और क्रोमोफोब्स। अब क्रोमोफिल्स की यदि हम बात करें तो ये जो क्रोमोफिल सेल्स होती हैं इनके जो साइटोप्लाज्म में सेक्रेटरी ग्रैन्युल्स पाई जाती हैं और विशिष्ट अभिरंजकों द्वारा अभिरंजित होती हैं। यदि इनकी हम थोड़ी स्ट्रक्चर की बात करें इनमें
साइटोप्लाज्म में सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और साथ में इनमें विशेष अभिरंजक द्वारा अभिरंजित होने की क्षमता होती है। तो ये दो गुण पाए जाते हैं कि एक तो साइटोप्लाज्म में सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स जैसे अपनी कोई भी सेल है तो ये सेल है इसके यहाँ पर इस तरह से कणिकाएं पाई जाती है। ये हमने सेक्रेटरी सेल ली कोई भी एडिनो हाइपोथाइसिस तो उसके अंदर इस तरह से साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में ये ग्रेन्यूल्स होती है तो ये साइटोप्लाज्म में सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स स्रावी कणिकाएं होती हैं। स्रावी कणिकाओं के अंदर ही हार्मोन्स भरे रहते हैं और ये कणिकाएं टूटती रहती है जिनसे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता रहता है। दूसरा क्या है कि इनके अंदर एक विशेष अभिरंजन स्ट्रैंड अभिरंजक क्या होते हैं। अभिरंजक और अभिरंजक दो अलग अलग घटनाएं होती हैं। अभिरंजक वे रसायन जिनके द्वारा हम कोशिकाओं को एक निश्चित रंग प्रदान कर देते हैं उनको अभिरंजक कहा जाता है और वो विशिष्ट रंग प्रदान करने की प्रक्रिया अभिरंजन कहलाती है। अभिरंजन आपने 12th में 11th में 20 के फर्स्ट ईयर में किए हुए हैं, ठीक है। तो अभिरंजन के आधार पर ये कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, एसिडोफिल और बेसोफिल होती है। एसिडोफिल और बेसोफिल। थोड़ा सा मैं इसको क्रोमोफिल्स और क्रोमोफोब तो इसके दो फैक्टर मैंने आपको बता दिए कि अभिरंजक द्वारा अभिरंजित हो सकती है और साइटोप्लाज्म में सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स पाई जाती है। अब ये दो प्रकार के अभिरंजकों द्वारा अभिरंजित हो सकती है, या तो ये एसिडोफिल हो सकती है या बेसोफिल टाइप की हो सकती है। एसिडोफिल और बेसोफिल। एसिडोफिल क्या होती हैं जिनको हिंदी में कहते हैं अम्लीय अभिरंजित कोशिकाएं। हिंदी में क्या इसको कहते हैं क्षारीय अभिरंजित कोशिकाएं। अगर ये एसिडोफिल जो कोशिकाएं होती हैं ये अम्लीय अभिरंजकों द्वारा ही अभिरंजित हो सकती हैं, इसलिए इनको एसिडोफिल कहा जाता है। और बेसोफिल जो कोशिकाएं होती हैं ये क्षारीय अभिरंजकों द्वारा अभिरंजित होती है। अब ये एसिडोफिल ये भी तीन प्रकार की होती है। ये सोमेट्रोफ, लैक्टोट्रोफ, सोमेटोट्रोफ, लैक्टोट्रोफ और तीसरी है कोर्टिकोट्रोफ। ये तीन प्रकार की होती हैं। और बेसोफिल होती हैं ये दो प्रकार की होती है, थायरोट्रोफ और गनेडोट्रोफ। और दूसरी कौन सी होती है, गोनेडोट्रोफ। अब देखिएगा कि कल अपने बात की थी कुल 7 प्रकार के हार्मोन 6 प्रकार के हार्मोन बनते हैं। तो 6 प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं वो इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा बनाए जाते हैं। यानी कि जो हमने कल बात की थी कि जो अपने एडिनो हाइपोफाइसिस होती है उसके द्वारा 6 प्रकार के हार्मोन बनते हैं। और जो एडिनो हाइपोफाइसिस है वो पूर्णतया एपिथेलियल या सेक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स की बनी होती हैं। सेक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स 2 सेल्स होती हैं, यानी स्रावी उपला कोशिकाएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती है, क्रोमोफिल्स और क्रोमोफोब्स। क्रोमोफिल्स जो होती हैं ये अभिरंजकों द्वारा अभिरंजित हो सकती हैं और इनमें स्रावी कणिकाएं पाई जाती हैं साइटोप्लाज्म में, जबकि ये जो है अभिरंजित नहीं हो सकती और इनके अंदर स्रावी कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। अब जो मेन जो कोशिकाएं हैं, एक
एडिनो हाइपोफाइसिस की जो मेन कोशिकाएं होती हैं वो हमेशा क्रोमोफिल्स होती हैं। क्रोमोफिल्स जो होती हैं ये दो प्रकार के अभिरंजकों द्वारा अभिरंजित हो सकती हैं। पहले अभिरंजक हैं एसिडोफिल्स और दूसरे कौन से होते हैं बेसोफिल्स। अब वे कोशिकाएं जो एसिडोफिल्स वे होती कोशिकाएं होती हैं या वे उपकला कोशिकाएं होती हैं जो अम्लीय अभिरंजकों से अभिरंजित हो सकती हैं, उनको एसिडोफिल कहते हैं। और जो क्षारीय अभिरंजकों द्वारा अभिरंजित होती हैं उनको बेसोफिल कहा जाता है। अब देखिएगा एसिडोफिल कोशिकाएं होती हैं वो तीन प्रकार की हैं या वो तीन भागों में बंटी होती है, सोमेटोट्रोफ, लैक्टोट्रोफ और कोर्टिकोट्रोफ। जबकि क्षारीय अभिरंजकों द्वारा अभिरंजित कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, थायरोट्रोफ और गोनेडोट्रोफ। अब देखिएगा कि सोमेटोट्रोफ कोशिकाएं होती हैं इसके द्वारा ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है, ग्रोथ हार्मोन। लैक्टोट्रोफ के द्वारा प्रोलैक्टिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन। कोर्टिकोट्रोफ द्वारा एसीटीएच हार्मोन, एड्रिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सीक्रेट होता है। थायराइड के द्वारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट होता है। जबकि गोनेडोट्रोफ के द्वारा दो होते हैं, एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा है एलएच हार्मोन। तो ये हार्मोन्स जो हैं कल हमने पढ़े थे, इनको आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये तीन हार्मोन जो है उपकला कोशिकाओं से स्रावित होते हैं और ये तीन हार्मोन या यूं कहते हैं कि ये दो हार्मोन कहते हैं ये सारी कोशिकाओं से स्रावित होते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने देखा, मैं थोड़ा इसको थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। इस प्रकार हमने देखा कि जो पीयूष ग्रंथि होती है वो दो भागों में बंटी होती है, अगर पीयूष ग्रंथि और पश्च पीयूष ग्रंथि। अगर पीयूष ग्रंथि जो होती है इसके अंदर सेक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स पाई जाती है, स्राविकुला कोशिकाएं पाई जाती है जो कि हार्मोन्स का निर्माण करती है और परत में छोड़ती है। अगर स्राविकुला कोशिकाओं की बात करें तो ये दो प्रकार की होती है, क्रोमोफिल और क्रोमोफोब। जैसा कि मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखा है, क्रोमोफिल्स वे कोशिकाएं होती हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाई जाती हैं और साथ में ये अभिरंजकों द्वारा अभिरंजित भी हो सकती है, तो वो क्रोमोफिल सेल्स होती हैं। जबकि क्रोमोफोब सेल्स जो होती हैं ये केवल नाम मात्र की होती है, संख्या में भी कम होती है, और क्रोमोफिल संख्या में भी ज़्यादा होती है, ये संख्या में कम होती है, और ये अभिरंजकों द्वारा अभिरंजित भी नहीं हो सकती, और साथ में इसके साइटोप्लाज्म में कणिकाएं भी नहीं पाई जाती। यानी ये कह सकते हैं कि इनका कोई विशेष कार्य ऐसे एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर नहीं होता है। तो यहाँ पर जो मेन सेल है एडिनो हाइपोफाइसिस की कौन सी उपकला कोशिकाएं होती हैं, क्रोमोफिल सेल्स होती हैं। क्रोमोफिल सेल्स जो होती हैं अब ये भी दो प्रकार की होती हैं। कुछ क्रोमोफिल सेल्स जो अम्लीय अभिरंजकों द्वारा अभिरंजित हो सकती हैं उनको हम एसिडोफिल सेल कहते हैं, और कुछ सेल्स जो होती हैं क्षारीय अभिरंजकों द्वारा अभिरंजित हो सकती हैं, इनको हम क्षारीय अभिरंजित कोशिकाएं या बेसोफिल कोशिकाएं कहते हैं। अब देखिएगा एसिडोफिल के अंदर तीन तरह के हार्मोन स्रावित होते हैं, तीन तरह के हार्मोन स्रावित करने वाली कोशिकाएं, सोमेटोट्रोफ सेल्स, लैक्टोट्रोफ सेल्स और कोर्टिकोट्रोफ सेल्स। अब सोमेटोट्रोफ सेल्स जो होती हैं ये एसिडोफिल सेल्स होती हैं या वे एसिडोफिल्स जो कि ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेट करती है। लैक्टोट्रोफ सेल्स या जिसको मेमोट्रोफ भी बोलते हैं, मेमोट्रोफ वे कोशिकाएं जो कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का सीक्रेट करती है। तीसरी कोर्टिकोट्रोफ सेल्स जो कि एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का सीक्रेशन करती है। तो ये तीनों एसिडोफिल होगी, और दो प्रकार की बेसोफिल सेल्स पाई जाती हैं, थायरोट्रोफ और गोनेडोट्रोफ। थायरोट्रोफ सेल्स होती हैं वो ये सब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करती है, और गोनेडोट्रोफ होती हैं वो दो प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करती है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन। इन हार्मोन का हल्का सा डिस्कशन हम कल कर चुके हैं कि इनके क्या क्या काम है, इनका टारगेट ऑर्गन कौन सा होता है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं
उसमें हम प्रत्येक हार्मोन को आगे अब डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं कि कौन सा हार्मोन जो है उसका क्या कार्य है, उसके हाइपर सिक्रेशन से क्या प्रभाव पड़ता है, और जो हाइपो सिक्रेशन है उससे उसका बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको अपने थोड़ा देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन की। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ग्रोथ हार्मोन। पहला हार्मोन कौन सा है? जीएच या ग्रोथ हार्मोन। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो हार्मोन है ये क्या काम करता है या इसका बॉडी में क्या कार्य है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ कि जो ग्रोथ हार्मोन है इसका स्राव जो है वो एडेनिनो हाइपोफाइसिस की सोमेटोट्रोप सेल्स के द्वारा होता है। इसको सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है। इस हार्मोन के नाम से क्लियर हो रहा है ग्रोथ हार्मोन, हिंदी में कहते हैं इसको वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन, अब वृद्धि हार्मोन नाम से क्लियर हो रहा है कि वह हार्मोन जो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार होता है। इसके यदि हम कार्य देखें, कार्य फंक्शंस, तो पहला फंक्शन क्या है इसका कि शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है, आवश्यक है। अब शरीर की वृद्धि और विकास की बात करें तो बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म लेने के बाद में हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसकी एक वयस्क अवस्था तक उसकी हाइट शरीर की जो कह सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई बढ़ती जाती है। तो वो वृद्धि हो रही है, उसी को वृद्धि और विकास कहते हैं। वो वृद्धि और जो विकास है उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? हमारा ग्रोथ हार्मोन जिम्मेदार होता है। सेकंड इसका जो कार्य है, इस हार्मोन का मुख्य जो है टारगेट ऑर्गन जो है इस हार्मोन का मुख्य अंग अस्थियां होती है। क्या होती हैं? अस्थियां। यानी ये हार्मोन जो है ये मोस्टली हमने क्या कहा, वृद्धि को प्रेरित करता है। तो जो शरीर की ओस्टियोसाइट सेल्स हैं, अस्थियों की ओस्टियोसाइट सेल है, उनको प्रेरित करेगा। और साथ में हमारी जो त्वचा की जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर विषम सूत्र विभाजन को प्रेरित करता है, जिससे क्या होता है शरीर की वृद्धि और विकास बढ़ता रहता है। उसके अलावा यदि हम बात करें कि ये हार्मोन जो है संयोजी उत्तक और जो हमारी पेशियां होती हैं उसमें कोलेजन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड अस्थियों संयोजी उत्तक व पेशियों में म्यूकोपॉलीसैकेराइड और कोलेजन तंतुओं के संश्लेषण को प्रेरित करता है और कोलेजन तंतुओं के संश्लेषण को प्रेरित करता है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि हमारी अस्थियां, संयोजी उत्तक और पेशियां तीनों शरीर के मुख्य आधार होते हैं और तीनों की जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर म्यूकोपॉलीसैकेराइड यानी यूं कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है और साथ में कोलेजन तंतु होते हैं। कोलेजन तंतु जो कि संयोजी उत्तक के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनके लचीलेपन के लिए जिम्मेदार होते हैं। पेशियों के अंदर भी ये पाए जाते हैं। तो इनको संश्लेषण जो इनके निर्माण को प्रेरित करता है, क्योंकि कोलेजन तंतु और म्यूकोपॉलीसैकेराइड का यदि संश्लेषण होगा बॉडी में तो जिससे अस्थियां, संयोजी उत्तक और जो पेशियां हैं उनके आकार में, उनके उसमें यूँ कह सकते हैं कि
संख्या में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। अगला जो इसका कार्य है कि ये उत्तक क्षय को रोकने वाला हार्मोन है, उत्तक क्षय को रोकने वाला हार्मोन है। अब उत्तक क्षय देखिएगा, हम बात कर रहे हैं कि ये हार्मोन जो है हमारी अस्थियों की, संयुक्त की और पेशियों की जो कोशिकाएं हैं, त्वचा की जो कोशिकाएं, वो संस्कृति विभाजन प्रेरित करता है, जिससे वृद्धि और विकास होता रहेगा। अब देखिएगा कि जस्ट उसके विपरीत ये बात है उत्तक क्षय, तो इसका मतलब उत्तक जो है विभाजन, कोशिका विभाजन उसको प्रेरित कर रहा है, तो इसका मतलब उत्तकों का क्षय इस हार्मोन के द्वारा नहीं होगा, क्योंकि यदि उत्तकों का क्षय नहीं होगा तो शरीर की वृद्धि विकास से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये हार्मोन जो है शरीर के अंदर जो है कोशिका विभाजन को तो प्रेरित करता है, और कोशिकाओं के जो नष्ट होने की दर है या उत्तकों के टूटने की दर है या क्षय होने की दर है उसको रोके रखता है, उसको कम किए रखता है। उसके अलावा ये हार्मोन जो है प्रोटीन संश्लेषण को प्रेरित करता है, प्रोटीन संश्लेषण को प्रेरित करता है। अब देखिएगा यदि हम बात करें कि जो अस्थियां होती हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अस्थियों का, तो अस्थियां जो होती हैं, अस्थियों के अंदर हमें पता है कि मैट्रिक्स होता है, बोन्स जो होती हैं उनके अंदर मैट्रिक्स होता है, आधार पदार्थ। मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है मैट्रिक्स में। तो होता क्या है कि तो देखिएगा कि अब शरीर के अंदर से हम उपास्थि की बात कर ले, कार्टिलेज की, चाहे कार्टिलेज को भी ये प्रेरित करता है मैट्रिक्स, और इसके अंदर कार्टिलेज प्रोटीन होता है। अब देखिएगा कि बोन के डेवलपमेंट के लिए मैट्रिक्स में प्रोटीन चाहिए, कौन सा, ओसिन। कार्टिलेज के डेवलपमेंट के लिए भी प्रोटीन चाहिए, कौन सा, कार्टिलेज। अब देखिएगा कि दोनों ही, चाहे वो बोन हो चाहे वो कार्टिलेज, दोनों के डेवलपमेंट के लिए, दोनों के विकास के लिए, दोनों के निर्माण के लिए हमें प्रोटीन चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम बात कर रहे हैं कि इस ग्रोथ हार्मोन का मुख्य अंग अस्थियां होती है, अस्थियां उपास्थियां होती है, तो यदि इनका विकास अगर हमें करना है तो प्रोटीन भी चाहिए, और प्रोटीन चाहिए तो इसका मतलब ये हार्मोन जो है प्रोटीन संश्लेषण को प्रेरित करता है। यानी ये कह सकते हैं कि ये हार्मोन जो है हमारे साइटोप्लाज्म में या अस्थियों के साइटोप्लाज्म में जो है एमिनो की संख्या को मेंटेन रखता है, जिससे एमिनो वंश जुड़ते जाएंगे और प्रोटीन का संश्लेषण होता जाता है। तो ये भी इसका क्या मुख्य कार्य है। उसके अलावा यदि हम बात करें, ये हार्मोन जो है, ये हार्मोन कोशिकाओं में ग्लूकोज के उपयोग में, अंतर्ग्रहण में क्या है, कमी करता है। कमी करता है, ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण में क्या करता है, कमी करता है। अब देखिएगा कि सेल्स अंतर्ग्रहण में कमी क्यों करता है, क्योंकि जो सेल्स जो होती हैं उनके पास पहले से ग्लूकोज मौजूद होता है, तो वहाँ पर जो है ग्लूकोज का खंडन होकर के एटीपी का निर्माण होता रहता है। इसलिए जैसे जैसे ग्लूकोज की आवश्यकता होगी वैसे वैसे उसका अंतर्ग्रहण होता रहे, और जो पहले से कोशिका में मौजूद ग्लूकोज है वो काम में या उपयोग में आता रहे। इसके लिए ये जो हार्मोन है कोशिकाओं के ग्लूकोज लेवल में भी कमी करता है, ताकि ग्लूकोज का जो है वो एक निश्चित अंतराल में उपयोग होता रहे। उसके अलावा ये जो हार्मोन है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया को प्रेरित करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करता है। अब देखिए ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होता है, इसमें क्या होता है, मैंने बताया भी आपको कि ग्लूकोज जो पहले से मौजूद होता है उसको उपयोग में लिया जाए, तो इसके लिए ये हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन, ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्रिया प्रेरित होती है, यानी कि जो कोशिकाओं में ग्लूकोज है वो उपयोग में आता रहे और उससे क्या है, ऊर्जा का निर्माण होता रहे। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं ये मुख्य 7-8 कार्य करता है, जिससे शरीर की वृद्धि और विकास होती रहती है। कल की क्लास में अपने स्टूडेंट्स पढ़ेंगे कि किस प्रकार ग्रोथ हार्मोन के हाइपरसिक्रेशन और हाइपोसिक्रेशन से शरीर के अंदर क्या प्रभाव पड़ते हैं, उनके बारे में अपने नेक्स्ट
क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।